नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। आप अच्छे होंगे तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो इससे पहले वाले टॉपिक पे हमने अध्ययन किया था स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र। तो कंकाल तंत्र को हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था और आज का हम लोग का जो टॉपिक होगा उसका नाम है डाइजेशन सिस्टम, यानी पाचन तंत्र। कि पाचन तंत्र कैसे कैसे इसकी प्रक्रिया होती है, इसमें कितने एंजाइम इसमें होते हैं और कौन सा एंजाइम किस चीज़ का पाचन करते हैं, उन सभी चीज़ों को आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो आज का हम लोग का टॉपिक होगा डाइजेशन सिस्टम। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने टॉपिक के तरफ, डाइजेशन सिस्टम, पाचन तंत्र। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो आज का हम लोग का टॉपिक है डाइजेशन सिस्टम यानी पाचन तंत्र। लिख दें कि पाचन तंत्र, पाचन 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 तंत्र, पाचन तंत्र। अगर बात करें इंग्लिश में तो डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो हम बात करें कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम होते क्या हैं। तो किसी कठोर पदार्थ को या जटिल पदार्थ को सरल पदार्थों में तोड़ देना ही पाचन कहलाता है। किसी जटिल पदार्थ को सरल पदार्थों में तोड़ देना ही पाचन कहलाता है। तो जब भी कोई व्यक्ति कुछ खाद्य पदार्थ का सेवन करता है तो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में उसे तोड़ करके ही अध्ययन करता है, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके। और जब उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना शुरू करेंगे तो उसी को बोलते हैं पाचन। अब ये नहीं कि कुछ चीज़ें आप हाथ से तोड़ करके, जैसे रोटी हो गया या अन्य चीज़ें हो गया, उसको तोड़ते हैं तो पाचन हाथ से शुरू होगा, ये बात नहीं है। जो पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है वह मुख से होती है। जैसे ही आप खाना को यानी खाद्य पदार्थ को मुख में प्रवेश करते हैं, मुख में उसे रखते हैं और जैसे दांतों के माध्यम से उसको आप छोटे छोटे आकार में तोड़ने का काम करते हैं तो उसे कहते हैं पाचन। और जो व्यक्ति का आमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, उन सब में अलग अलग एंजाइमों के माध्यम से खाना का एकदम पूर्ण पाचन हो जाता है। तो खाना का पाचन शुरू होता है मुख के माध्यम से। तो जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में टूट जाना ही पाचन कहलाता है। तो चलिए इसको हम समझने का प्रयास करते हैं आगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इसमें जटिल पदार्थ, इसको लिख लिख पढ़ते हैं कि इसमें जटिल पदार्थ, इसमें जटिल पदार्थ सरल पदार्थ में टूट जाता है। जटिल पदार्थ सरल पदार्थ में टूट जाता है, उसे हम बोलते हैं पाचन। और यह जो पाचन होता है, पाचन दो प्रकार का होता है। पाचन दो प्रकार का, लिखें कि यह पाचन दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। कौन कौन? तो फर्स्ट पे हम बात कर लें। फर्स्ट पे होगा आहार नाल। आहार नाल को बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलेंगे? एलिमेंट्री कैनाल।
एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल। और जो दूसरा है, दूसरा उसे बोलते हैं पाचक ग्रंथि। क्या बोलेंगे? पाचक ग्रंथि, पाचक ग्रंथि, उसे बोलते हैं पाचक ग्रंथि। पाचक ग्रंथि यानी डाइजेस्टिव ग्लैंड। क्या बोलेंगे? डाइजेस्टिव, डाइजेस्टिव, डाइजेस्टिव ग्लैंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डाइजेस्टिव ग्लैंड बोलेंगे। तो पहला हम लोग का ये आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड। यानी डाइजेस्टिव ग्लैंड का मतलब कि जो खाद्य पदार्थ हैं उस खाद्य पदार्थ को पचाने के लिए इसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम होते हैं। अब उसी एंजाइम के माध्यम से खाद्य पदार्थ का पाचन होता है, तो उसको हम रखते हैं पाचक ग्रंथि के अंतर्गत। और जो भी खाना पचने की जो शुरुआत होती है और अंतिम तक वो कहाँ होती है? तो आहार नाल में होती है। कहाँ होती है? आहार नाल में। तो चलिए इसको हम एक एक करके पढ़ते हैं कि आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल और पाचक ग्रंथि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हम बात करते हैं फर्स्ट टॉपिक का, यानी फर्स्ट पॉइंट का, आहार नाल। फर्स्ट की बात करें आहार नाल, तो ध्यान दीजिएगा आहार नाल। पहले आहार नाल को हम पढ़ लें, उसके बाद पाचक ग्रंथि को हम पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं आहार नाल की तरफ। तो पुनः लिख दें आहार नाल, आहार नाल, आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री, एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल। ये जो एलिमेंट्री कैनाल है यह मुख गुहा से लेकर, यह मुख गुहा से लेकर, यह मुख गुहा, मुख गुहा से लेकर, यह मुख गुहा से लेकर इसका जो विस्तार, जो एलिमेंट्री कैनाल है इसका विस्तार मुख गुहा से लेकर गुदा तक रहता है। गुदा तक, गुदा तक रहता है। किसका? तो एलिमेंट्री कैनाल का। अगर हम बात करें कि जो ये आहार नाल है, जब व्यक्ति खाना खाता है तो इससे मुख में प्रवेश करता है, मुख में रखता है, तो मुख से लेकर के एनस तक यानी गुदा तक इसका ओवरऑल विस्तार होता है। किसका? तो आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल का। यह कितना लंबा होता है इसकी हम बात कर लें, कितना लंबा होगा आहार नाल। तो आहार नाल की लंबाई की बात करें, आहार नाल की लंबाई, आहार नाल की लंबाई, आहार नाल, आहार नाल की लंबाई, आहार नाल की जो लंबाई होती है वह 32 फीट है। कितना है? आहार नाल की लंबाई 32 फीट, 32 फीट। या कह सकते हैं या लगभग, 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 लगभग कहेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 8 से 10 मीटर, 8 से 10 मीटर, 8 से 10 मीटर। ध्यान दीजिए कि यह जरूरी नहीं है कि सब में इसकी लंबाई 32 फीट ही हो या 8 से 10 मीटर भी हो। जैसे कोई छोटा बच्चा है तो क्या आप कहेंगे कि उसमें भी आहार नाल की लंबाई 32 फीट है? नहीं, उसमें छोटा होगा। और जो वयस्क व्यक्ति है, तो यहाँ जो भी लिखा गया है वो वयस्क व्यक्ति के अनुसार लिखा गया है। तो वयस्क व्यक्ति में आहार नाल की जो लंबाई है वह 32 फीट यानी 8 से 10 मीटर। और जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें इसका जो लंबाई है वो कम बेसी देखने को मिलता है। ठीक है, सब में बराबर देखने को नहीं मिलता। तो लंबाई कितना है इसका? 32 फीट या कह सकते हैं 8 से 10 मीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आहार नाल के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आते हैं? आहार नाल के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आते हैं? तो लिखें कि आहार नाल के अंतर्गत, आहार नाल, आहार नाल के अंतर्गत, के अंतर्गत, के अंतर्गत, आहार नाल के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आएंगी?
तो मुख गुहा, इसकी जो शुरुआत होती है वो मुख गुहा से होती है। किससे होती है? तो मुख गुहा से। तो मुख गुहा, मुख गुहा। इसके बाद हम बात कर लें तो ग्रास नली। कौन सा? ग्रास नली, ग्रास नली। और ग्रास नली के बाद अमाशय, ग्रास नली के बाद अमाशय, ग्रास नली के बाद अमाशय। और अमाशय के बाद बात कर लें तो छोटी आंत। कौन सी? छोटी आंत, छोटी आंत। उसके बाद हम बात करें तो बड़ी आंत, बड़ी आंत, बड़ी आंत। और बड़ी आंत के बाद हम देखा जाए तो बड़ी आंत के बाद होगा आपका, बड़ी आंत के बाद मलाशय होगा, मलाशय, मलाशय, मलाशय। और मलाशय की बात की जाए, मलाशय तथा गुदा द्वार, गुदा, गुदा द्वार। यानी जो आहार नाल है, आहार नाल के अंतर्गत इतना सब चीज़ें आती हैं। कौन कौन? तो मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलाशय तथा गुदा यानी एनस। ये टोटली इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो 32 फीट यानी 8 से 10 मीटर। किसकी लंबाई? तो आहार नाल की। तो इन सब के बारे में हम लोग आगे अध्ययन करने वाले हैं कि आहार मुख गुहा में क्या क्या चीज़ मिलता है, ग्रास नली में क्या कैसी कई चीज़ें होगी। तो इन सब के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए और हम चलते हैं इसके आगे। इसको कर लीजिए स्क्रीनशॉट। हो गया? चलिए इसको मिटाते हैं और चलते हैं इसको हम आगे। मिटा दें इसको। चलिए मिटाते हैं और चलते हैं इसके हम आगे। ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं ना? उम्मीद करते हैं यहाँ तक कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए मिटा देते हैं इसको। ठीक है? अब देखिए, अब हम बात करें इसमें कि जो पाचक ग्रंथि है, जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आएंगी? डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आएंगी? तो दूसरे नंबर पे क्या था? तो डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव, डाइजेस्टिव, डाइजेस्टिव ग्लैंड, जस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड यानी पाचक ग्रंथि, पाचक, पाचक ग्रंथि, पाचक ग्रंथि। और जो ये पाचक ग्रंथि है, पाचक ग्रंथि, ये ग्रंथि भोजन को पचाने का काम करती है। यह ग्रंथि भोजन को पचाने का काम करती है। यह ग्रंथि, यह ग्रंथि भोजन को, यह ग्रंथि भोजन को पचाने का कार्य करती है। भोजन को पचाने का कार्य करती है। भोजन को पचाने का कार्य करती है, कार्य करती है। भोजन को पचाने का कार्य करती है। कौन? डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आएंगी उसकी हम बात कर लें ना। तो देखिए इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें क्या क्या चीज़ आएगी? तो इसमें आता है, सबसे पहले बात करें लार, लार, लार ग्रंथि, लार ग्रंथि इसमें आएगा। सबसे पहले बात कर लें तो लार ग्रंथि। जो दूसरा होगा लार ग्रंथि के बाद यकृत, यकृत, यकृत। इसके बाद हम बात कर लें पित्ताशय, पित्ताशय, बात कर लें पित्ताशय। और पित्ताशय के बाद होगा तथा अग्नाशय, पित्ताशय तथा अग्नाशय, अग्नाशय, पित्ताशय तथा अग्नाशय। और अग्नाशय के बाद अग्नाशय आते हैं, अग्नाशय आते हैं। देखिए ये जो सभी ग्रंथियां हैं, इस सभी ग्रंथियां से निकलते हैं एक तरह से देखा जाए तो एंजाइम।
और वह एंजाइम खाद्य पदार्थ का करते हैं पाचन। जैसे यह लार ग्रंथि है, लार ग्रंथि, और जो ये लार ग्रंथियां हैं यह जो है ये अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह से देखने को मिलता है। सबसे अधिक जो लार निकलता है वो बच्चों में निकलता है। जो छोटे बच्चे होते हैं देखते हैं वो हमेशा लार चुवाते ही रहते हैं। उनकी माताजी उनके हाई पूरा उनका बिगड़ ना जाए इसलिए एक लार चुवनी एक होता है उसको लगा देते हैं कि वो दिन भर थूकता रहता है। क्यों कि जो लार होता है उसमें एंजाइम होता है और उसमें 3 जोड़ी एंजाइम होते हैं और वह कीटाणु बिच्छू को मारने के लिए वह बहुत लाभदायक होते हैं। तो बच्चे हमेशा खेलते उलते रहेंगे, हमेशा कुछ मुख में डाल लेंगे तो हाथ तो उनका गंदा रहता है। तो जितना अधिक मात्रा में उनका लार निकलता है तो बच्चों के लिए एक तरह से देखा जाए तो वह एक तरह से सही है, क्योंकि कीटाणुओं को मारने में सक्षम होता है। उसमें अलग अलग तरह के एंजाइम निकलते हैं। तो लार का काम भी है कि खाना को पचाना, और जो यकृत है इसमें भी जो एंजाइम निकलते हैं खाना को पचाते हैं। पित्ताशय भी और तथा अग्नाशय ये सब जो ग्रंथियां हैं ये सब ग्रंथि में एंजाइम निकलते हैं और यह एंजाइम खाद्य पदार्थ का पाचन करने में सहायता प्रदान करने का काम करते हैं। इन सभी चीज़ों को हम अध्ययन करने वाले हैं कि लार ग्रंथि क्या होती है, यकृत, पित्ताशय तथा अग्नाशय ये सब क्या होती हैं, इसका हम अध्ययन करेंगे। तो यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, कोई परेशानी, यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। अब चलते हैं आगे, हम देखिए ध्यान दीजिए, आगे चलते हैं कि पाचन की क्रिया मुख गुहा से शुरू होती है। पाचन की क्रिया मुख गुहा से प्रारंभ होती है। मुख गुहा से प्रारंभ होती है। पाचन की प्रक्रिया मुख गुहा से प्रारंभ होती है। गुहा मतलब होता है खाली स्थान। गुहा मतलब खाली स्थान। जब भी आप कोई खाद्य पदार्थ आप सेवन करते हैं तो उससे उठा करके थाली में से अपने मुख में रखते हैं। ये नहीं कि हाथ से तोड़ लिए तो पाचन शुरू हो गया, हाथ में नहीं, ऐसा नहीं। जब उस खाद्य पदार्थ को थाली में से आप उठा करके मुख में रखें और मुख में जो 32 दांत हैं और अलग अलग एंजाइम है, अब उसके माध्यम से उस खाना को आप छोटे छोटे टुकड़ों में आप तोड़ेंगे तो वहाँ से पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है। तो ये प्रश्न पूछता है कि पाचन की प्रक्रिया शुरू कहाँ से होती है, तो मुख गुहा से होती है। कहाँ से? मुख गुहा से। वही लिखेंगे कि पाचन की क्रिया मुख गुहा से प्रारंभ होती है। ठीक है, प्रारंभ होती है। पाचक की क्रिया छोटे आंत में पूर्ण हो जाती है। नेक्स्ट आगे देखें कि पाचक की क्रिया कहाँ पूर्ण होगी, तो पाचक की क्रिया छोटी आंत में पूर्ण हो जाती है। 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 और हम नेक्स्ट आगे बात करें कि बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। यानी जो बड़ी आंत है वो बड़ी आंत खाना को पचाती नहीं, बल्कि जो पानी होता है उस पानी का करती है अवशोषण। और जो छोटी आंत है, छोटी आंत खाना को पूर्णतः पाचन कर देती है। ठीक है, और खाना के पाचन की प्रक्रिया शुरू कहाँ से होती है, तो मुख गुहा से होती है। कहाँ से? मुख गुहा। और मुख गुहा मतलब खाली स्थान। और मुख में ढेर सारी चीज़ें हैं, जैसे दांत है, जीभ है और 3 जोड़ी लार ग्रंथियां हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे ये ग्रास नली के बारे में। इसके बाद हम पढ़ेंगे आपका ये अमाशय के बारे में। अमाशय के बाद छोटी आंत, फिर बड़ी आंत। ऐसे करते करते हम डाइजेशन को पूरा स्टेप टू स्टेप हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी उम्मीद करते हैं नहीं हुआ होगा। तो अब हम जो मुख गुहा है, मुख के अंदर जो चीज़ें हैं जैसे लार ग्रंथि, दांत, अब इनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे।
गुहा मतलब खाली स्थान, जैसे मुख गुहा, मुख है मुख गुहा, खाली है तो खाली, इसमें बहुत कुछ रखा गया है। पेट को बोलते हैं उदर गुहा, उदर मतलब पेट, गुहा मतलब खाली स्थान। तो जो खाली स्थान है उसे बोलते हैं गुहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुहा बोलते हैं। तो चलिए अब मुख में कौन कौन से चीज़ है, अब उनके बारे में हम एक एक करके अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं? इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटाते हैं और चलते हैं आगे। ठीक है, मिटा दें इसको, चलिए मिटाते हैं और चलते हैं आगे। मिटा देते हैं इसको। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। चलिए अब देखते हैं आगे मुख गुहा। तो मुख गुहा को बोलते हैं बक्कल कैविटी। मुख गुहा, मुख गुहा, मुख मुख गुहा, और मुख गुहा को बोलते हैं बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी। मुख गुहा को बोलेंगे बक्कल कैविटी। अब देखिए जो ये मुख है, मुख के अंतर्गत जो ये जबड़ा है, जबड़ा, तो जबड़ा को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो एक होता है ऊपर का जबड़ा, एक होता है नीचे का जबड़ा। तो जो ऊपर का जबड़ा होता है यह स्थिर होता है, यह उतना हिल डुल नहीं सकता है, जैसे वैसे तस जैसे का तस रहेगा। लेकिन नीचे का जबड़ा होता है वो मुख खोलने पर मुख खुल जाएगा, बंद करने पर बंद हो जाएगा। यानी खाना का जो पाचन होगा वो नीचे वाले जबड़े को हिला हिला करके, नीचे के जबड़े को हम गतिशील बनाते हैं, और गतिशील होने के नाते खाना को हम उसे कूचने का काम करते हैं, खाना को चबाने का काम करते हैं। तो जो जबड़ा होता है, जबड़ा का निचला हिस्सा ही गतिशील होता है, ऊपरा जो हिस्सा होता है वो कैसा होता है? वह बिल्कुल स्थिर होता है, वह हिलता उलता नहीं है। तो चलिए हम उसी बारे में सीखें कि मुख गुहा बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी। तो मुख गुहा के दो जबड़ों में लिखें कि मुख गुहा के दो जबड़ों में मुख, मुख गुहा, मुख गुहा के दो जबड़ों में, दो जबड़ों में, दो जबड़ों में, दो जबड़ों में निचला भाग, निचला, निचला, निचला जबड़ा, निचला, निचला जबड़ा गतिशील होता है। निचला जबड़ा गतिशील होता है, निचला जबड़ा गतिशील होता है, निचला जबड़ा गतिशील होता है, और ऊपर का गतिशील नहीं होता है। ठीक है, ऊपर के हिस्से को, जो ऊपर का जो हिस्सा है जबड़ा वाला, जो जबड़े का ऊपरी हिस्सा है उसका बोलेंगे। तो ऊपर के हिस्से को, ऊपर के हिस्से को, ऊपर के हिस्से को, ऊपर के हिस्से को तालु, क्या बोलेंगे? तालु, तालु, या कह सकते हैं प्लेट, प्लेट, तालु या उसे प्लेट कहेंगे, कहा जाता है, कहा जाता है, कहा जाता है। इसलिए कहते हैं कि तालु छिला गेल है। कोनो कोनो तो कभी कभी जैसे कुछ व्यक्ति कोई सेवन करता है, खाना ना खाता है ना, तो खाना एकदम गर्म है, एकदम हीट है, और उसको उठा करके और तुरंत मजे का डाल लेगा मुँह में, जैसे लगता है कि कहीं पे उसका बहुत जल्दी है, और उसका तालु क्या होता है? जल जाता है। तो कहता है कि हम खाना खाएँ गरम गरम, तालु जल गया है। जैसे कोई भौरी वगैरह खा लेते हैं तो भौरी भी बिल्कुल तालु में बिल्कुल लोग छील लेते हैं, डालते हैं पूरा बड़े बड़े, ये ना कि छोट छोट उसको खाएं तो डाल लेंगे बड़े बड़े, कि बिल्कुल उनका तालु एक तरह से वो लोग अपने तालु को एक तरह से चोट पहुंचा लेते हैं। तो तालु जो ऊपर का हिस्सा होता है उसे क्या बोलते हैं? तालु बोलते हैं। तो वही लिखे हैं कि ऊपर के हिस्से को तालु प्लेट कहा जाता है। ठीक है, और जो पार्श्व यानी नीचे का जो भाग है, पार्श्व भाग, पार्श्व, पार्श्व, जो पार्श्व भाग को बोलते हैं लेटरल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लेटरल, लेटरल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लेटरल, LATRL, लेटरल। लेटरल के मांसल भाग को, लेटरल के
मांसल भाग, लेटरल के मांसल भाग को गाल कहते हैं। क्या बोलेंगे? गाल कहते हैं, गाल कहते हैं, गाल कहते हैं। जो जबड़े का जो निचला भाग है, इसका जो ये मांसल वाला भाग है, ये वाला, ये अंदर का, उसे बोलते हैं, नीचे वाला पार्श्व भाग को, जीभ के नीचे वाले को क्या बोलते हैं? गाल बोलते हैं, उसे बोलते हैं गाल। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे सीखते हैं कि आप लोग देखे होंगे कभी कभी कि जो व्यक्ति का मुख होता है, जो मुख गुहा होता है, जब मुख गुहा को जो व्यक्ति खोल के देखता है तो ऊपर ये जो ऊपर जो प्लेट है, प्लेट यानी तालू के नीचे ऐसे एक लटका हुआ आपको लटका हुआ चीज़ आपको दिखता है। वो होता क्या है, उसका काम क्या है? तो उसे बोलते हैं एबुला। क्या बोलेंगे? एबुला। उस एबुला का काम होता है कि जब व्यक्ति खाना खाता है, जैसे हम मुख तो एक यहाँ से तो एक ही मुख में प्रवेश द्वार है, लेकिन जैसे मुख के आप अंदर प्रवेश करते हैं तो ग्रास नली के माध्यम से, तो वहाँ पर दो उसमें प्रवेश द्वार दिखते हैं, दो प्रवेश द्वार। और दो प्रवेश द्वार में एक प्रवेश द्वार होता है खाद्य पदार्थ यानी आमाशय की तरफ, और एक होता है प्रवेश द्वार आपका जो फेफड़ा है उसके तरफ यानी हवा के तरफ। तो जब व्यक्ति खाना खाता है तो वह यह एबुला उस जो फेफड़ा का जो प्रवेश द्वार है उसको ढक लेता है, ताकि खाना जो फेफड़ा में न जाए और खाना कहाँ जाए? आमाशय की तरफ जाए। ठीक है। तो जो एबुला है उसका काम यही है कि वह प्रवेश द्वार को, फेफड़ा के प्रवेश द्वार को खाना खाते समय ढके और आमाशय की जो नली है उसमें खाना पहुंचाने का उसमें काम करे। वह जो है एबुला बोलने के लिए भी उसमें सहायता प्रदान करता है। कौन? एबुला। तो आइए उसको हम सीखते हैं कि एबुला होता क्या है। एबुला, ध्यान दीजिएगा, एबुला 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 एबुला, इसको हम बोलेंगे यू एबुला। एबुला क्या बोलेंगे? एबुला बोलेंगे। यह मुलायम भी आकार की, लिखें, यह मुलायम भी आकार की, यह मुलायम भी आकार की रचना है। भी आकार की रचना है। ठीक है, भी आकार की रचना है। जो मुलायम तालू से नीचे लटकी रहती है। जो मुलायम तालू से नीचे लटकी रहती है। जैसे आप मुख खोलेंगे ना, अपना मुंह खोलेंगे, आ करेंगे, तो अंदर एक बिल्कुल ऐसा लटका हुआ दिखाई देता है, उसे बोलते हैं एबुला। ये भी आकार की रचना होती है, ये तालू से लटकी हुई दिखती है। ठीक है। इसके बाद ध्यान दीजिए, मुख गुहा के अंतर्गत क्या क्या चीज़ आएगी? मुख में क्या क्या चीज़ें होती हैं? तो इसमें एक जीभ होगा, लिख लें, एक जीभ। मुख में एक जीभ होगा। इसके बाद 3 जोड़ी लार ग्रंथि होगी, 3 जोड़ी लार ग्रंथि तथा 32 दांत पाए जाते हैं। 32 दांत पाए जाते हैं। तो जो मुख है उस मुख में क्या क्या चीज़ होगा? तो उसमें एक जीभ होगा और 3 जोड़ी लार ग्रंथि होगी और 32 दांत
पाए जाते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट कीजिए और हम चलते हैं इसके आगे। इसको कीजिए स्क्रीनशॉट, कीजिए इसको स्क्रीनशॉट। हो गया? मिटा दें? चलिए मिटाते हैं और चलते हैं आगे। इसको मिटा दें, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा उम्मीद करते हैं। चलिए मिटाते हैं और चलते हैं आगे, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? चलिए ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे। ध्यान दीजिएगा कि अब आगे का टॉपिक क्या है ना, ठीक है? देखिए अभी आपने अध्ययन किया कि मुख गुहा, जो मुख गुहा है, मुख गुहा में लाल ग्रंथियां 3 जोड़ी, एक जीभ और 32 दांत पाए जाते हैं। किसमें? तो मुख गुहा के अंतर्गत। अब मुख गुहा के फर्श पर, यानी जो फर्श मतलब कह सकते हैं नीचे, फर्श मतलब कह सकते हैं नीचे, तो जो मुख गुहा का फर्श है, मुख गुहा का फर्श लिखें कि मुख गुहा, मुख गुहा के फर्श पर, मुख गुहा के फर्श पर, मुख गुहा के फर्श पर, मुख गुहा के फर्श पर एक मांसल मोटी, एक मांसल मोटी, एक मांसल मोटी रचना पाई जाती है। मांसल मोटी रचना पाई जाती है, रचना पाई जाती है, रचना पाई जाती है, रचना पाई जाती है। वो रचना से जीव कहते हैं। क्या बोलेंगे? जिसे जीव कहते हैं, जिसे जीव कहते हैं, जिसे जीव कहते हैं। जीव कह लें या फिर टंग कह लें। क्या बोले? टंग, यानी टंग। क्या बोलेंगे? टंग बोलेंगे, टंग। जीभ कह लें या टंग कह लें, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? आगे चले। देखिए यह जो जीभ है, टंग है, ये किससे जुड़ी रहती है? तो जीभ मुख गुहा से, जीभ मुख गुहा से, जीभ मुख गुहा से, जीभ मुख गुहा से मुख गुहा से एक संरचना, मुख गुहा से एक संरचना, फ्रीनूलम, अगर हम फ्रीनूलम की बात करें, फ्रीनूलम का मतलब है कि जो जीभ है वह जीभ किसी भी दिशाओं में घूम सकती है, किसी दिशाओं में घूम सकती है। आप देखते हैं कि जो मुख में जीभ है उसको जैसे चाहे वैसे आप जिधर चाहे उधर आप उसे घुमा सकते हैं। तो घूमती है किसी का? फ्रीनूलम के कारण। वो फ्रीनूलम से जुड़ी होती है। कौन? जीभ। तो फ्रीनूलम से जुड़ी रहती है, फ्रीनूलम के द्वारा जुड़ी होती है, के द्वारा जुड़ी होती है। कौन? जीभ। किसके तहत? तो फ्रीनूलम के तहत। और जो जीभ है उस जीभ पर अलग अलग स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, अलग अलग स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। तो आगे पढ़ें कि स्वाद कलिकाएं, स्वाद का अनुभव कराने के लिए, स्वाद का अनुभव कराने के लिए जीभ की ऊपरी परत पर, कराने के लिए जीभ की ऊपरी परत पर, जीभ की ऊपरी परत पर स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। ऊपरी परत पर स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, स्वाद कलिकाएं
पाई जाती हैं, स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। जिससे आप टेस्ट बड्स भी कह सकते हैं, क्या बोलेंगे, तो टेस्ट बड्स, इसको बोलते हैं टेस्ट बड्स, टेस्ट बड्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे, टेस्ट बड्स भी कह सकते हैं, या स्वाद कलिकाएं कह लें या टेस्ट बड कह लें, कोई दिक्कत। ये किस किस चीज़ का स्वाद कराती है, ये जो जीभ की ऊपर जो सतह है ये किस किस चीज़ का स्वाद कराएगी, जो किस किस चीज़ का, तो ध्यान दीजिएगा ना कि यह किस तरह से कराएगी, तो मीठा का स्वाद कराती है, किसका स्वाद, मीठा का स्वाद कराएगी। इसके बाद खट्टा, इसके बाद नमकीन, इसके बाद कड़वे स्वाद, कड़वा स्वाद का अनुभव कराती है, कड़वा स्वाद का अनुभव कराती है, कड़वा स्वाद का अनुभव कराती है, कौन, तो जीभ, कौन कराती है, तो जीभ। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत है, उम्मीद करते हैं नहीं होगा। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और हम चलते हैं इसके हम इंसर्ट। देखिए यह थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो इसकी जो टॉपिक के जो सेशन हैं उसको हम अब नेक्स्ट टाइम सीखेंगे अगले वीडियो में। और जो अगले वीडियो जो हम लोग का होगा वो होगा लार ग्रंथि। अब लार ग्रंथि के बाद हम लोग सीखेंगे टीथ, दांत के बारे में कि दांत कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। ऐसे मुख के जो अंदर जो चीज़ें हैं उसको हम अध्ययन करते हुए हम धीरे धीरे आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखिए बीच में ना थोड़ा लाइट की खराबी होने के कारण जो वीडियो का जो रोज़ का बनने की प्रक्रिया थी उसमें थोड़ा लेट हो गया। इसके लिए मुझे भी खेद है कि हम नहीं बना पा रहे थे क्योंकि लाइट की कुछ समस्या आ गई थी। तो अब लाइट में कुछ सुधार हुआ है और अब आप लोग का जो ये सेशन है ये लगातार चलता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो इसे आप औरों लोगों के यहाँ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसे पूरा देखने का प्रयास करें। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आप लोग का सब चीज़ें अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।